अस्सलाम वालेकुम। पहले डिस्कस कर लेते हैं इंडिया न्यूजीलैंड का मैच और उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे हमारे पाकिस्तान की कुछ जो नई नई चीज़ें होती जा रही उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच 286 रन्स न्यूजीलैंड ने बहुत आसानी से चेस कर लिया। कोई ऐसा लगा नहीं कि बड़ा कोई मसले का काम था उनके लिए, क्योंकि बैटिंग विकेट्स होती हैं इंडिया के अंदर। स्पिन को इतना ज़्यादा अच्छा रोल नहीं प्ले कर सकी। कुलदीप यादव बहुत पिटा और अगेन बात वहीं पे आगे फंस जाती है। रोहित और विराट कोहली ये चल जाते हैं, मैच जीत जाते हैं। केएल राहुल ने अच्छा 100 किया, लेकिन मेरा ख्याल है यूजफुल नहीं हो सका। मैं अगर मेरे से कोई पूछे ना कि यार ये इस मैच में जिम्मेदारी कहाँ आती है, तो मैं ये समझता हूँ कि जब विराट और रोहित चीपली आउट हो गए थे तो मैच काफ़ी हद तक न्यूजीलैंड ने पकड़ लिया था। उसके बाद नीचे से एक बंदे का आना और 100 कर देना, 286 के आसपास ले जाना, आखिर में बहुत तेज खेला है वो। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो यू हैड अ रीजनेबल स्कोर। आम तौर पे इंडिया के अंदर अंडर 300 चेज हो जाता है। अभी हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखा 360 चेज हो गया, 350 था, 357 था या 360 था। साउथ अफ्रीका ने एक मैच में चेज किया। तो इंडिया में चेज हो जाता है अंडर लाइट्स, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि 286 इतना बुरा स्कोर नहीं है कि आपके लिए डिफेंड करने के लिए कुछ भी ना हो। अगर आप थोड़ी बेहतर बॉलिंग करें, कंडीशन मुश्किल होती हैं, बट अगर कोई अच्छा बॉलर अच्छा स्पेल दे जाए तो जीत सकते हैं उसको। इंडिया के पास ये मैच इंडिया वैसे जो इंडिया के अंदर जो शोर मच रहा है ना, वो इस बात को लेकर मच रहा है कि जी आज अच्छा नहीं खेला इंडिया। आई थिंक इतना शोर मचाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी पूरी बॉलिंग नहीं खेली है। न्यूजीलैंड ने भी अपनी कच्ची पक्की बॉलिंग खिलाई है, आपने भी अपनी कच्ची पक्की बॉलिंग खिलाई है। अगर इसको यूं ले लो तो 286 कम स्कोर था, ज़्यादा होना चाहिए था। बैटिंग इतनी अच्छी हुई नहीं क्योंकि दो ऊपर के मेन प्लेयर्स जो है वो नहीं चले। लेकिन बॉलिंग में 286 अगर डिफेंड करने के लिए लेट्स से बुमराह होता, या आप ये कह लो कि बीच में नीतीश रेड्डी ना होता, हार्दिक पांड्या होता, तो शायद एक आधी विकेट या दो विकेटों का तो ब्रेक थ्रू ये लोग ही देते हैं। शायद तो बुमराह तो कभी कभी पूरा मैच ही खा जाता है अकेला। तो ऐसा नहीं है कि ये मैच जो है वो इस वजह से ख़राब हुआ कि इंडिया की टीम कोई बुरी है। नहीं, आई थिंक कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ प्लेयर्स हैं जो आपके ओडीआई में होने चाहिए, वो आपने नहीं खिलाए, शायद टेस्ट कर रहे होगे अपनी बेंच स्ट्रेंथ या जो भी रीज़न। अगर कोई बड़ा टूर्नामेंट आ जाए ओडीआई का तो बुमराह और आपका जो शायद कुछ हद तक शायद अर्शदीप सिंह भी, क्योंकि वो नए बॉल से अच्छा बॉल कर लेता है वो, और आपका जो है ये हार्दिक पांड्या, ये दोनों जो बॉलर हैं ये आपके लाजमी अंदर आते हैं। हार्दिक पांड्या अगर अंदर आता, फर्ज कर लो इस मैच में होता है नीतीश रेड्डी की जगह, तो ये स्कोर जो है ये 286 नहीं होता। अभी तक हार्दिक पांड्या इंडिया में 6ठे नंबर का बेस्ट बैटर है, ठीक है। इतने 6 नंबर के प्लेयर्स हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या का कोई मैच नहीं है इंडिया के अंदर भी। तो शायद ये 286 ना होता, और शायद जब बॉलिंग करने आते तो ये डिफेंड भी इजीली हो सकता था अगर बॉलिंग अच्छी होती, जैसे बुमराह और हार्दिक। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दो बॉलर है ना, बुमराह और हार्दिक, इनको मिस किया है इंडिया ने। और ये जो प्लेयर है भाई नीतीश रेड्डी, इसको आप बनाने की कोशिश तो कर रहे हो, ठीक है। उसने कहीं ना कहीं ग्लिम्पसेस टेस्ट मैचेस में दिखाए भी हैं, आईपीएल में भी खेलता है और डेफिनेटली अच्छा ही खेलता है, तभी आया था इंटरनेशनल टीम में। लेकिन जिसका रिप्लेसमेंट बनने जा रहा है ना, वो उसका 10% भी नहीं है। वो हार्दिक पांड्या का 10-20% भी नहीं है, आगे चल के शायद बन जाए, आज नहीं है। तो जब मैंने ये देखा है कि मिडिल ओवर में प्रॉब्लम पड़ती है और नीतीश रेड्डी बैटिंग करने आता है ना, तो यहाँ पर एक हार्दिक पांड्या टाइप का कैरेक्टर इंडिया मिस कर देती है नीतीश रेड्डी के आने से। और दूसरी जो जो बहुत अजीब सी चीज़ है वो ये है कि मुझे पता नहीं, मुझे मेरी अपनी सोच है, शायद दो बॉलर और स्पिनर्स काफ़ी थे यहाँ पे।
आप अगर रविंद्र जडेजा को ले गए थे और उससे नई विकेट ले जा रहे थे, मेरा ख्याल है अक्षर पटेल को भी ले जा सकते थे और प्रसिद्ध कृष्णा बैठ जाता, दो फास्ट बॉलर सिराज और हर्षित राणा। लेकिन अगेन क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, 3 फास्ट बॉलर के साथ गए, 2 स्पिनर के साथ गए, लेकिन ऐसे रिजल्ट आए नहीं। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये तकरीबन अब सारी टीम में एक जैसी होती जा रही है और ये बहुत मुश्किल होगी काउंटर करना। ऑस्ट्रेलिया में मिचेल स्टार्क अब एक हद तक T20 से तो ख़त्म ही हो गया वो, लेकिन मिचेल स्टार्क हटने जा रहा है। पैट कमिंस भी इंजरीज चलती रहती हैं, 32-33 का हो गया, शायद 2-3 साल और वो भी अगर क्योंकि टेस्ट ज़्यादा खेला तो शायद T20 में वो पूरी तरह नहीं अवेलेबल हो पाएगा। तो अभी तो है, लेकिन आगे चल के शायद ना हो। तो इनके भी प्लेयर्स जो 2-3 है ना, उनकी रिप्लेसमेंट इतनी अच्छी पीछे से नहीं आ रही है, सिवाय एक स्कॉट बोलैंड के। स्कॉट बोलैंड इज अ गुड बॉलर, वेरी गुड बॉलर, लेकिन उसको भी सपोर्ट चाहिए होती है दूसरे एंड से। तो वो वो जो सपोर्ट थी हमने ऑस्ट्रेलिया में नहीं देखी। माइकल नीसर ओके, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के लिए ठीक है, लेकिन पता नहीं बाहर कैसे और बॉलिंग करेगा। ब्रेंडन रॉजर्ट को खिलाया, वो भी इतना कोई खास नहीं था। सेम चीज़ यहाँ इंडिया में देखने आ रही है। बुमराह और शामी, ये जो दो आपके स्पीयर हेड फास्ट बॉलर थे, शामी को तो खुद हटा दिया आपने, क्या मसला था वो आज तक समझ नहीं आया। पूरा इंडिया चीख रहा है कि बाहर क्यों हुआ वो, लेकिन वो मसला आज तक नहीं पता कि बाहर हुआ क्यों। चैंपियंस ट्रॉफी जितवा के बंदा बाहर हो गया, तो चैंपियंस ट्रॉफी जितवा के शामी बाहर हुआ। बुमराह की इंजरी प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं, उसको सेलेक्टिव खिलाना पड़ता है। तो इन दोनों के पीछे जो बैकअप टैलेंट डेवलप हो रहा है ना, वो उस क्वालिटी का नहीं आ रहा जो बुमराह और शामी देते हैं आपको। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि अभी हर जगह नजर आ रही है, सिर्फ यहाँ ही नहीं, हर जगह नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया में भी शायद ये नजर आ रहा है। बेन वॉर्शियस आ रहा है, वॉर्शियस को खिला रहे हैं। बेन वॉर्शियस क्या करेगा यार, मिचेल स्टार्क का क्या है, 5% भी नहीं है बॉलर। तो ये प्रॉब्लम भारत हर जगह आ रहा है और मुझे इंडिया के मैच में इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र नहीं आती क्योंकि मेन प्लेयर्स अभी खेले नहीं है, और राइटली सो। अभी तो T20 वर्ल्ड कप पड़ा हुआ है, ODI में खिला के करना क्या उन्हें। तो आई थिंक ठीक है, उनको अगर आप अभी नहीं भी खिलाया और हार भी गए, इन्हीं से जीतने की कोशिश करो, कोई ऐसी बात नहीं। ऑन दी अदर हैंड न्यूजीलैंड ने जो बॉलर्स खिलाए भैया, वो भी बड़े फारिग थे। मैट हेनरी, मिचेल सेंटनर, और एक इनका बॉलर और है विल ओरोर्क नाम है, क्या नाम है उसका। ये जो 3 बॉलर है ना, अगर ये हों तो शायद इस मैच में 286 भी नहीं होते। तो इंडिया न्यूजीलैंड अपनी बैटिंग के साथ तो सही आया है, बॉलिंग वो भी लेके नहीं आया है। और दूसरी एक चीज ये भी है कि बैटिंग में उन्होंने भी केन विलियमसन को छोड़ा, और क्यों छोड़ा मुझे समझ नहीं आया। भाई इंडिया में इतनी हाई प्रोफाइल सीरीज खेलने आ रहे हो, T20 में आप खेलोगे नहीं, आप वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं हो, आप हट चुके हो T20 के प्लान से, तो फिर ODI सीरीज छोड़ी क्यों? क्या हर बार मिल जाएगी ODI सीरीज? ठीक है, 5 टेस्ट मैचेस खेले थे उससे, 3 टेस्ट मैचेस जितने भी खेले थे उनसे वेस्ट इंडीज से, लेकिन ठीक है यार, क्या हो गया, थोड़ा बहुत रेस्ट लेके ये सीरीज खेलने आते। इतनी हाई प्रोफाइल सीरीज है और इंडिया की बैटिंग विकेट होती है, मारते कोई बड़ा जबरदस्त हो, जैसे डैरेन मिचेल ने मारा। तो मुझे केन विलियमसन के ये छोड़ने की वजह, अदर देन कोई इंजरी हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे उसकी कोई वजह नहीं समझ में आई, ये सीरीज छोड़ी क्यों उसने। चलो आप बॉलिंग वीक लेके जाते, बैटिंग में तो पूरी रखते अपनी। तो एक तो ये है, चलो बहरहाल ओवरऑल मैं कहता हूँ अच्छा मैच हो गया, ठीक है, 1-1 हो गई ये सीरीज। अगला मैच है 18 को इनका, तो फिर वो देखते हैं वो कैसा होता है। अब आ जाओ भाई हमारे खतरनाक टॉपिक्स पे, और वो है कि भाई पहली बात तो ये है कि एक जो ये मसला निकल पड़ा है बांग्लादेश और इंडिया का, कि जी वो जो भी उनके मसले मसाइल चल रहे हैं मैचेस को लेके कि जी हमें वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट है, हम नहीं जाना चाहते, और ये सारे मसले मसाइल चल रहे हैं। इन मसलों के बीच में बांग्लादेश प्रीमियर लीग खुद गुत्थम गुत्था हो, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स खुद गुत्थम गुत्था हो गए। और जो ये बंदा है इनका फाइनेंस डायरेक्टर जो भी है, नजमुल इस्लाम या जो भी नाम है इसका, एक फुलझड़ी छोड़ी इसने। ये शायद इतना मसला जाता नहीं और इतना बड़ा होना भी नहीं था ये, लेकिन इसने जो फुलझड़ी छोड़ी ना,
वो बड़ी गलत थी। भाई अगर आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर आ रहा है आईसीसी की तरफ से कि आपको लॉसेस बेयर करने होंगे या जो भी होगा, जाहिर बात है। अब आप कह रहे हो मैचेस शिफ्ट कराने का, तो लॉसेस बेयर करने की बात भी वो भी मेरा ख्याल है सही है अपनी जगह पे। जब आप ये बात करोगे तो आगे से ये बात भी आएगी। तो आप ये बोल रहे हो कि भाई क्रिकेटर से ले लो, क्रिकेटर इतना कमाते हैं, जिताते तो हैं नहीं। किस तरीके की घटिया बात है यार, किस तरीके का बिलो द बेल्ट कमेंट है ये। और वो भी एक ऑफिशियल की तरफ से अपने ही प्लेयर्स की बुराइयां कर रहा है और कह रहा है कि कुछ जीत के नहीं लाते। भाई जीत के नहीं लाते तो प्लेयर्स के साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो खराब हैं। आपकी कंडीशंस कौन सी खेलने के लायक है? मैच की कंडीशंस तो देखो, पिच की कंडीशंस देखो, पिच की कंडीशंस देखो, ग्राउंड की कंडीशंस देखो। कोई 125-30 से ऊपर का मैच आपका नहीं होता, फिर आप कहते हो आपके बैट्समैन डिलीवर नहीं करते। भाई विकेट्स तो देखो अपनी किस तरह की बनाते हो। इन विकेट्स पे कौन सा बैट्समैन प्रोग्रेस बड़ा प्लेयर बन सकता है? कौन मारेगा इधर 200 रन? तो कहने का मतलब ये है कि अपनी गलतियां देखने के बजाय अपने ही प्लेयर्स को क्रिटिसाइज कर रहा है, वो भी एक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल। ये तो मतलब अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब है कि इशारे कनायों में बात हो जाती है, हेड कोच आ जाते हैं, सिलेक्टर्स आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स आ जाते हैं, इनडायरेक्टली बात करके चले जाते हैं एक जनरल सबके बारे में। लेकिन कोई ऐसे बिलो द बेल्ट जाके हिट करना कि जी इतना पैसा लेते हैं, जिताते नहीं हैं, इनसे पैसा लेना चाहिए, ये बिल्कुल ये एक जिसे कहते हैं ना नामुनासिब बात कर गया वो आदमी। फिर उसके बाद बांग्लादेश के प्लेयर्स का रिएक्शन, और बांग्लादेश के प्लेयर्स के रिएक्शन के बाद बीपीएल का बंद हो जाना। फिर बीसीबी ने रिएक्ट किया, उन्होंने बीपीएल को बंद किया। और फिर अब आज जाके जो है वो बीपीएल दोबारा से रिज्यूम हुई है और बड़े अच्छे मैचेस भी हो गए दो। तो ये मतलब एक ड्रामा जो बनाया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपना खुद का। इनको ये खुद सोचना चाहिए कि यार आप एक इतनी इतनी इम्पोर्टेंट डिबेट में, आर्ग्यूमेंट में फंसे हुए हो इंडिया के साथ, ठीक है ना। और अभी आपने उस आर्ग्यूमेंट को विद वैलिड रीजंस और एक अच्छी हिकमत अमली के साथ जीतना है, उसके बीच में आपने अपना खुद का फड्डा खड़ा कर दिया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ क्योंकि हमारे हमारे एक तरीके से पड़ोसी भी हैं और अच्छे रिलेशन हैं हमारे बांग्लादेश से। तो हम मैं बस यही बात कहूँगा कि यार इन मसलों को रिजॉल्व करना ज़रूरी है, बीसीबी को संभालना ज़रूरी है एट दिस पॉइंट एटलीस्ट। बाद में लड़ते रहना, अभी संभालो। क्योंकि अभी अगर आप नहीं संभालोगे तो हाउ विल यू फाइट अगेंस्ट अगेंस्ट आईसीसी फॉर योर ओन राइट? आप कैसे लड़ोगे उनसे? तो पहले अपना गेट योर हाउस इन ऑर्डर, ठीक है ना, ताकि आप अपना मुकदमा आगे अच्छा लड़ सको। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि फॉर बांग्लादेश टू रिक्वेस्ट फॉर अ न्यूट्रल वेन्यू या जो भी वो चाह रहे हैं आईसीसी से, ठीक है ना, ड्यू टू सिक्योरिटी इश्यूज इज एन एब्सोल्युटली वैलिड आर्गुमेंट, इज अ वैलिड डिबेट। और बांग्लादेश इसमें एक अपर पोजीशन पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना। बाय डूइंग सच थिंग्स इस अपर पोजीशन को खराब मत करो भाई अपने लिए, ठीक है। आईसीसी अभी भी कोई प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं निकाल रहा अदर देन दिस के जी आपने तो आना है। इस तरीके के अलावा कोई ऐसी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आईसीसी ने दी नहीं है अभी। यहाँ से आ रही है, सबको समझ में आ रहा है कि कैसे आती है यहाँ से, बांग्लादेश से। तो लेट देम मेक अ डिसीजन, आईसीसी को डिसीजन लेने दो, ठीक है ना। उससे फिर आईसीसी की अपनी क्रेडिबिलिटी खराब होगी। लेट देम डू इट। आप अपनी गलतियों से इस चीज को मजीद मुतनाज़ मत बनाओ, ठीक है ना। अपने घर को ऑर्डर में रखो और अपनी जो ये बाहर वाला जो मुहाज है जिसको अभी आपने खोला हुआ है, इसको प्रॉपरली वैलिड आर्ग्यूमेंट्स के साथ सही लोगों के साथ लड़ो, ठीक है। और इसमें ये भी ज़रूरी है कि भाई बांग्लादेश की जो अपनी अवाम है, जो कि बड़ी पॉलिटिकली ज़बरदस्त कौम है, अवेयर कौम है और अवेयर लोग हैं पॉलिटिकली और समझते हैं चीज़ों को। मैं से उनसे ही रिक्वेस्ट करूँगा कि यार अभी इस मुद्दे पे आप लोगों का एटलीस्ट एक होना ज़रूरी है, ठीक है ना। मुल्क से एक कंसेंसस होनी चाहिए। भाई आपके प्लेयर को डिसरिस्पेक्ट की गई आईपीएल में, ठीक है, आपने उसको फाइट बैक करने के लिए सिक्योरिटी थ्रेट
इश्यूज जो है वो आगे रखे कि जी अगर हमारे प्लेयर्स ऐसे ऐसे मसला होगा तो हम तो नहीं आएंगे यहाँ पे खेलने के लिए। आपने उसे एक क्या कहते हैं ना, बेइज्जती लिया और उस पर रिएक्ट किया। पूरी कौम को खड़ा होना चाहिए इसके पीछे, ना कि एक प्लेयर्स पे और बात करें, बोर्ड कोई और बात करे। इससे क्या हो रहा है, इससे सामने वाले लोग, सामने वाला आपकी जितनी भी स्ट्रगल ये देख रहा है और जितनी भी आपकी फाइट देख रहा है उसको देख के हंसेगा कि इनका अपना घर जो है वो ऑर्डर में नहीं है और ये लड़ने चढ़े हैं आईसीसी से। तो कहने का मतलब है कि भाई संभालो इन चीज़ों को, ठीक है ना, ताकि इन चीज़ों को आगे लड़ सको। और बीपीएल रिज्यूम हो गई है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो गई है, बहुत अच्छी बात है। और अच्छा लगा कि सबने जो है वो, मेरा ख्याल है कुछ हो गया होगा, रिकन्सिलेशन हुआ ही होगा, तभी रिज्यूम हुआ है, और जो कि अच्छी चीज़ है, गुड साइन। आखिरकार जो है ये थोड़ा सा जो जिसे कहते हैं ना कि आग थोड़ी कम हुई है, वरना कल तो अजीब सी न्यूज़ आ रही थी। खैर ये हो गई बात। आज जो है वो एक और इंसिडेंट हो गया भाई, खतरनाक किस्म का। वो ये हो गया कि जी बाबर आजम, सॉरी, रिजवान का तो दूसरा था। बाबर आजम 10 ओवर के बाद, मेरा ख्याल है कोई पता नहीं कितने रन पे खड़ा था, लेकिन 120 के स्ट्राइक रेट पे था। और दूसरे एंड से जो है वो स्मिथ जो है वो 11वें ओवर में स्ट्राइक लेना चाहता था। उसने बाबर आजम को सिंगल डिनाई किया और बोला मैं स्ट्राइक लूंगा। बाबर आजम उस पर गुस्से में आ गए और दूसरे ओवर में स्मिथ ने खड़े होकर 32 रन मार दिए। अब इस पे बाबर आजम ने भी आउट होने के बाद अपना रिएक्शन दिया, रोप पे अपना बल्ला मारा और ये सारा गुस्सा वुस्सा दिखाया कि जी मुझे नहीं मौका दिया। भाई एक बंदा जो है वो बीबीएल का मैच खेल रहा है आपके साथ और उसका स्ट्राइक रेट 200-250 जा रहा है, आप 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो। सिडनी इज लाइक रावलपिंडी। सिडनी में तो ऐसे ही छक्के लग रहे हैं जैसे रावलपिंडी में लगते हैं हमारे छक्के। तो इतने अच्छे ग्राउंड पे डेफिनेटली आपको बड़े स्ट्राइक रेट से जाना था। अब एक बंदा देख रहा है सामने वाला कि यार ये नहीं ले पा रहा है स्ट्राइक, और उससे पहले शायद उसने 2-3 डॉट बॉलिंग भी की। तो जब उसे नजर आ रहा है कि यार ये मैच हाथ से निकाल देगा, उसने बोला भाई स्ट्राइक मैं लूंगा, मैं मार लूंगा। ठीक है, बात सारी ये है कि अगर आप मैच अवेयरनेस देखो तो उस पर स्टीव स्मिथ बिल्कुल ठीक था, कोई गलती नहीं थी उसकी। लेकिन यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम है ना, ये सब कॉन्टिनेंट का प्रॉब्लम, वो ये है कि वी टेक इट ऑन आवर ईगोस। हम अपनी ईगोस पे ले जाते हैं। हमको ये बात समझ में नहीं आती कि यार हम इस चीज को कोप अप नहीं कर पा रहे, हमारा स्ट्राइक रेट नहीं बढ़ पा रहा। ऑस्ट्रेलियंस बहुत रूथलेस होते हैं इस चीज को लेके। दे ओनली सी द मैच, वो सिर्फ मैच देखते हैं कि मैच कैसे देखना है, सामने बंदा इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए। ठीक है, एंड दिस इज द रीजन दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रॉफीज आज उनके पास हैं। बंदा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैच जीतना जरूरी होता है। स्टीव स्मिथ ने आज फिर यही दिखाया कि मैच जीतना जरूरी है, बाबर आजम जरूरी नहीं है। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया है। और हमारे पास क्या होता है जी, बाबर आजम जरूरी है, रिजवान जरूरी है, ये फलाना जरूरी है, वो जरूरी है। भाई मैं ये कह रहा हूँ, क्या उसकी बैटिंग जरूरी है? दिस इज द क्वेश्चन। अगर बाबर आजम की बैटिंग जरूरी है, 100 बिस्मिल्लाह जी, बाबर आजम इज मोर देन वेलकम। लेकिन अगर बाबर आजम की बैटिंग हर्डल बन रही है, देन बाबर आजम इटसेल्फ इज नथिंग। बाबर आजम एक प्लेयर है, यूटिलिटी बनेगी तो खेलेगा, नहीं बनेगी तो नहीं खेलेगा। और आज स्मिथ ने वही किया। दिस इज वाई मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया इज ऑस्ट्रेलिया। टैलेंट, फायर पावर, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, टेक्निक, सिस्टम सही है, ऑल गुड, ये सब कुछ ठीक है, अच्छा है, वेरी गुड। लेकिन इसके साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, उनकी विनिंग इंटेंट, जिसपे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते सामने वाले की शक्ल पे। ठीक है, हमारे यहाँ ये चीज़ ईगो पे ले ली जाती है कि यार मुझे बैटिंग नहीं दी तुमने। ऑब्लाइज कर करके लोगों को ना कि जी ये वाला बंदा खेलना चाहिए क्योंकि वो फलानी जगह से है, फलाना जो है वो बंदा जो है वो उसकी उस फ्रेंचाइज से है, इसको भी ऑब्लाइज करना है, उसको फ्रेंचाइज को भी ऑब्लाइज करना है, उसके भी स्टेक्स हैं। इस तरह बनती हैं टीमें। आज स्टीव स्मिथ ने आपको बहुत अच्छा एक वेकअप कॉल दी है
कि बेटा जब मैच खेला जाता है और टीम बनती है, ऐसे बनती है। बंदा इंपॉर्टेंट नहीं होता, सिचुएशन में अगर वो बंदा फिट हो रहा है तो वो फिट होगा, और वो नहीं फिट हो रहा तो वो फिट नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उसके अलावा जो है बाबर रिजवान का इससे पहले जो सीन हुआ था वो भी सिमिलर था। रिजवान ने क्या किया था, रिजवान ने भी यही किया था। रना बॉल खेल रहा है, रना बॉल खेल रहा है, कप्तान को नजर आया भाई ये तो मैच गड़वा देगा, उसने उसको अंदर बुला लिया। इन दोनों इंसिडेंट्स से, और ये दोनों इंसिडेंट्स एक तरीके से पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी, क्या आप कह लो कि उन्होंने आपको थोड़ा सा नीचे भी गिराया है, ठीक है ना। हाइप भी आप ही की बनाई थी, और जब नहीं परफॉर्म किया तो गिरा भी दिया। दिस इज कॉल्ड ऑनेस्टी। उन्होंने ऑनेस्टी से खेली है क्रिकेट, और उन्होंने आपको बताया कि देखो भाई जिस काम के लिए आए हो वो नहीं करोगे तो नहीं, उस जगह पे आपको स्टिक कराया जाएगा, आपको कॉल ऑफ कर लिया जाएगा, दूसरा बंदा अंदर चला जाएगा क्योंकि अभी उसकी जरूरत है। ये बात हमें समझने की जरूरत है कि भाई ऑस्ट्रेलिया इज ऑस्ट्रेलिया बिकॉज वो क्रिकेट से ऊपर किसी को नहीं रखते। जब उन्हें लगता है कि एक इंसान जरूरी है, उसे चांस देना है। फिर वो ये बाद में बीच में चांस बीच में वो नहीं लाते कि जी जिसको हटा रहे हैं कहीं उसे बुरा तो नहीं लग जाएगा, इस तरह के मामला नहीं लाते वो बीच में, ठीक है। तो एक तो ये बात होनी चाहिए कि जी स्टीव स्मिथ ने बिल्कुल गलत नहीं किया, और मैच कितना अच्छा बना के सुकून से निकाले। मेरे ख्याल है बीच में एक ऐसी सिचुएशन आई थी 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए थे, और वो आराम से मैच को लेके जा रहा था। तो ये एक कहानी हो गई। अच्छा, उसके बाद हमारी पाकिस्तान टीम की सिलेक्शंस में कुछ लड़के हैं, जैसे कि उस्मान खान हैट्रिक करके आया, डेजर्ट वाइपर्स को फाइनल जितवाया, आखिर के 2-3 मैचेस खेला है, 2 ही खेला है मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और क्या उसने कोई बॉलिंग की है, पागल करके रख दिया, किसी को नहीं खेलने दिया उसने। और इतनी अच्छी बॉलिंग करके अब वो पीछे हटेगा और शराब हो जाएगा। शताब की जगह बनाने के लिए पीसीबी ने क्या कहते हैं, हमारे जो कोच साहब हैं माइक हैसन ने कितनी मेहनत की है, मैं ये देख रहा था। सिर्फ एक शताब की जगह बनाने के लिए माइक हैसन कितनी मेहनत कर रहा है, मैं सिर्फ ये चीज देख रहा हूँ। इसने पहले सुफियान को डाला कि सुफियान फेल हो जाएगा, नया बच्चा है, शताब आ जाएगा, और जी सुफियान ने परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी, ठीक है। फिर आपने उसको वहां से हटाया, वो इमर्जिंग में परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी। इमर्जिंग में उसने फाइनल जितवाया अच्छी बॉलिंग करके। फिर उसने क्या कहते हैं प्रेसिडेंट कप में, हमारे जो पाकिस्तान में होता है डोमेस्टिक, उसमें उसको बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बना, ठीक है। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी। अब उसको मजबूरन बाहर किया एक मैच इंडिया के खिलाफ खेलने पे, ताकि जल्दी से बाहर कर दें, ऐसा ना हो दोबारा से परफॉर्म कर दे तो अंदर आ जाए। मौका मिल गया है बाहर करने का, कर दो, बाहर कर दिया। उसके बाद जिसको लेके आया उस्मान तारिक, उस पर इनको ये था कि कोई एवरेज परफॉर्मेंस दे देगा, 1-2 विकेटें, ऐसा ही कोई नॉर्मल सी। भाईजान उसने हैट्रिक मार दी, उसने एक मैच में 2 विकेटें ली, एक में हैट्रिक मारी, तेज तेज आउट करता चला गया। फिर IL T20 में डेजर्ट वाइपर्स को फाइनल भी जितवा दिया, ठीक है। अब इतनी परफॉर्मेंस करने के बाद अब इनके पास मुंह नहीं बन रहा कि शदाब को डालें किस पे, ठीक है। फिर इन्होंने अब जिद पकड़ी क्योंकि अब वर्ल्ड कप तो सर पे खड़ा है, तो अब इन्होंने एक न्यूज छोड़ी मार्केट के अंदर कि जी उस्मान तारिक रिजर्व्स में जा रहा है, और आपका जो 15 में जो है वो उस्मान तारिक नहीं होगा। ये इन्होंने न्यूज़ छोड़ी मार्केट में। अभी फाइनल नहीं हुआ स्क्वाड, लेकिन ये न्यूज़ छोड़ने का मतलब ये था ताकि ये चेक किया जा सके कि टेम्परेचर क्या है उस्मान तारिक को लेकर। बस यही मैं बता रहा हूँ कि ये फ़र्क है हम में और ऑस्ट्रेलियंस में, कि वो उसको लेके आते हैं जो परफॉर्म कर रहा होता है। हम किसको लेके आते हैं, हम उसे लेकर आते हैं जिसको हमने ऑब्लाइज करना होता है, वो फ्रेंचाइज का लड़का। ये वजह है कि हमारी टीम जहाँ खड़ी हुई है वो वहाँ खड़ी हुई है। ये तो डिबेट बनती ही नहीं थी कि किसको खिलाना है एज अ सेकंड लेग स्पिनर आफ्टर अबरार। कौन सा सेकंड लेग स्पिनर खेलता है आपका लेग स्पिनर जो है, या तो उस्मान तारिक खेल लेगा या फिर वो सुफियान मुकीम खेलता था। यही पूरे साल दोनों लड़के खेले, चांस नहीं का बनता था। लेकिन कैसे सफाई से जो है इन्होंने, बल्कि मैं सफाई भी नहीं बोलूंगा, मैं कहूँगा बेढंगे तरीके से ये शदाब को अंदर लाए हैं
और फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फिट हो नहीं रहा लेकिन फिर भी उसे फिट कर रहे हैं। पिछले मैच में, एक मैच में तो अच्छी बॉलिंग करी, उसने मैन ऑफ द मैच बना, लेकिन दूसरे मैच में आके जितना वो पिटा है, मैं सिर्फ ये बात बताना चाह रहा हूँ कि वो ओवर जो शादाब पिछले मैच में ले गया, एक्चुअली हम वो ओवर सलमान अली आगा साइम अयूब को देता है, और साइम अयूब बॉलिंग नहीं कर रहा। जब से शादाब टीम में आया है, साइम अयूब बॉलिंग नहीं कर रहा। T20 का वो भी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया था, उसको भी बॉलिंग से हटा दिया। ये सब क्यों हो रहा है? उस्मान तारिक को हटाना, सुफियान को हटाना, साइम अयूब को बॉलिंग से हटाना, ये क्यों हो रहा है? सिर्फ शादाब को किसी तरीके से फिट कर दें, इसलिए हो रहा है ये। इसके बाद इन्होंने वर्ल्ड कप जीतना है। अब मैं अभी से बता दूं, नहीं जीत सकते इस आदमी के साथ, क्योंकि अगर ये जितवाने वाला होता तो ये कोई पहला वर्ल्ड कप खेल रहा है, ये कोई पहला जो है वो T20 वर्ल्ड कप या कोई एशिया कप वगैरह का जैसा टूर्नामेंट खेल रहा है। एशिया कप भी खेल चुका है ये पहले। कौन सी ऐसी कोई खास परफॉर्मेंस दे दी है इसने, अदर देन वो एक 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, जब इनका अपना डेब्यू था, जब उन्होंने खुद जगह बनानी थी, मर रहे थे पाकिस्तान टीम में आने के लिए, तब कर दी परफॉर्मेंस, और हम उसको एडमायर भी करते हैं जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने। उसके बाद कौन से ऐसे बड़े टूर्नामेंट में ऐसी कोई परफॉर्मेंस दे दी है भाई तुमने, जिसपे हम बोलें कि यार इस बंदे ने तो हमें सेमीफाइनल जितवा दिया, फाइनल जितवा दिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में जो वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में, उसमें इसने अच्छी बॉलिंग की थी, एक मैच अपने ही दम पे जितवाया था। लेकिन ये बात कब की हो रही है? 2022। आज हम कहाँ खड़े हैं? 2026। बीच में कोई 10 मैच होंगे जो इसने खराब भी कराया है। ये 2022 की परफॉर्मेंस पे हम आज बंदा तो नहीं सिलेक्ट कर सकते, ठीक है? आज तो आप वो सिलेक्ट करोगे जो आज इस साल परफॉर्म किया हुआ है। इस साल किसने परफॉर्म किया हुआ था? उस्मान तारिक और सुफियान। लेकिन ये दोनों सेलेक्ट नहीं हो रहे। सेलेक्ट वो हो रहा है जिसे रखना जरूरी है, समझ रहे हो ना? ये बंदा गड़वाएगा, मैं बता दूं। और अगर ये अच्छी परफॉर्मेंस करके जितवा भी दे तो ये इसकी सिलेक्शन गलत है। मैं एंड तक यही बात बोलूँगा, बिकॉज दिस इज नॉट हाउ टीम्स फॉलो प्रोसेस। इस तरीके से टीम्स प्रोसेस बना के बंदे सेलेक्ट नहीं करती, ठीक है? एक तो ये हमारा मसला। दूसरा एक मसला जो हमने खुद अपने लिए क्रिएट किया, वो था ख्वाजा नाफे को इस वक्त डालना। मेरा ख्वाजा नाफे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बहुत अच्छा प्लेयर है, अच्छा खेल भी रहा है, T10 में कर रहा है। मेरे हिसाब से T20 या PSL में एटलीस्ट एक बंदे को आप T20 टीम में वर्ल्ड कप में चांस देने जा रहे हो, उसने पिछला PSL ही नहीं पूरा खेला है सही तरह, या खेला है तो परफॉर्म नहीं किया। तो कहने का मतलब है कोई T20 में परफॉर्मेंस नहीं है, T10 में कर रहा होगा, T10 से मुझे लेना देना नहीं है। दूसरी बात ये, उसकी परफॉर्मेंस है कहाँ? टॉप ऑर्डर में 1 2 3, बहुत ज़्यादा तो 4। आप उसे भेज रहे हो 6 नंबर पे। दिस इज नॉट गुड फॉर ख्वाजा नाफे हिमसेल्फ कि हम उसे 6 नंबर का प्लेयर बनाने पर तुले हुए हैं, जबकि वो ऊपर का प्लेयर है और ऊपर का बहुत अच्छा प्लेयर है वो, ठीक है? तो ख्वाजा नाफे को हमने इस वक्त डाल के टीम के अंदर खुद अपने लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर ली। अगर आपको रिजवान नहीं खिलाना था, ओके फाइन, पहले तो रिजवान बनता था, ठीक है, उसने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, उसकी फॉर्म नहीं है, आपने नहीं लिया, ओके। आपने उसकी जगह उस्मान खान को डाला। उस्मान खान रीजनेबली अच्छा कर रहा है मिडिल ऑर्डर में, बहुत, इफ नॉट वेरी गुड, ही इज नॉट इवन वेरी बैड, ही इज ओके। एक दो मैचेस उसने 25-30 रन जरूरी करके जितवाए भी हैं हमें, हमारे होम ग्राउंड्स पे, ट्राई नेशन वगैरह में, श्रीलंका के खिलाफ। तो अच्छी बैटिंग कर गया वो, अपना रोल समझने की कोशिश कर रहा है। जो आपने दिया उसको अचानक दे दिया। वो भी ओपनर था, लेकिन अब आपने डाल दिया, चलो डाल दिया, दे दिए उसे 2-3 सीरीज, उसने थोड़े बहुत रन भी कर दिए। अब वो आपका मेन प्लेयर बन गया T20 का विकेट कीपर। अब मैं ये कह रहा हूँ T20 में विकेट कीपर होने के बाद अगर आपको बैकअप विकेट कीपर लेना था तो वो ख्वाजा नाफे होना चाहिए था या मोहम्मद हारिस होना चाहिए था। मोहम्मद हारिस बहुत बुरा प्लेयर है, बड़ी बुरी परफॉर्मेंस दी, बिल्कुल अच्छा नहीं खेला। एशिया कप में सब कुछ ठीक था, ठीक है, लेकिन पूरे साल में वही एक प्लेयर था जिसको आपने मौका दिया था। तो बाय चांस, बाय लॉजिक, कौन सा प्लेयर सेकंड बनता था? मैं नहीं कह रहा उसे आपने एज अ फर्स्ट विकेट कीपर खिलाना है, मैं ये कह रहा हूँ कि एज अ बैकअप विकेट कीपर वो होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? आपको एक हिटिंग बैट्समैन चाहिए था ना मिडिल ऑर्डर में। तो वो ख्वाजा नाफे कैसे हो गया एकदम से? ख्वाजा नाफे की जगह तो मोहम्मद हारिस को होना चाहिए था, क्योंकि मोहम्मद हारिस को अब ऑलरेडी एशिया कप में एक्सपीरियंस दे चुके थे।
अगेन मैं ये कह रहा हूँ, उसे पहले मैच में नहीं उतार देना। मैं खुद उसके हक में नहीं हूँ जिस तरह वो खेल रहा था, अगली लग रहा था, लेकिन बाय प्रोसेस बनता वही था एज अ सेकंड विकेट कीपर। चाहे खेलता उस्मान खान, मोहम्मद हारिस सारे मैचेस में बेंच रहता, ठीक है, लेकिन वो बनता था क्यों? मोहम्मद हारिस की क्वालिटी ये थी कि वो दोनों जगह रोटेट हो सकता था, और वो तजर्बेकार प्लेयर है। आपके डोमेस्टिक में भी 160 रन मारे हैं उसने, भी रिसेंटली जो काइजन ट्रॉफी हुई थी 100-160 रन उसने वहां पर भी मारे थे। और दूसरा ये है कि लीग्स में भी रेगुलर खेल रहा है, टच में है प्लेयर। ख्वाजा नाफे को अगर आपने पाकिस्तान टीम में मौका देना था तो वो वर्ल्ड कप के अंदर देना था सीधा। ये कैसी चॉइस बन गई? वर्ल्ड कप में तो वो खेलेंगे जो पूरे साल खेल के आए हैं, और उसमें सेकंड विकेट कीपर मोहम्मद हारिस बनता था। इस पे लोग जितना क्रिटिसाइज कर लें कि मोहम्मद हारिस नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, मैं बात कह रहा हूँ सेकंड विकेट कीपर, फर्स्ट नहीं। फर्स्ट मैं भी नहीं खिलाऊं उसको कभी, लेकिन सेकंड विकेट कीपर आपका बनता ही मोहम्मद हारिस था, क्योंकि वो आपके प्रोसेस का हिस्सा था पिछले 6 महीने, ठीक है। क्योंकि वो इंडिया के खिलाफ बुरी परफॉर्मेंस दे दी, या एक एशिया कप बुरा चला गया, या थोड़ी बहुत बुरी बॉलिंग बैटिंग कर दी उसने, ठीक है, तो यार आप उसको सेकंड विकेट कीपर रख के खिलाओ, रखो उसको प्लान्स के अंदर, ठीक है। हाँ, इस वर्ल्ड कप के बाद अगर वो फ्लॉप होता तो आप उसको बाहर कर दो, फिर उसको कभी मौका मत देना। लेकिन बाहर ऐसे तो बाहर नहीं होगा कि जी एक एशिया कप बुरा, तेरा करियर खत्म। भाई वर्ल्ड कप तो आने देते। एक साल में 4 टूर्नामेंट अगर आते हैं तो क्या 4 अलग अलग विकेट कीपर बदलोगे? भाई एक दो टूर्नामेंट में बुरी परफॉर्मेंस हो गई, वर्ल्ड कप तक तो जाने दो उसे। वर्ल्ड कप, और बाय द वे 2022 में अगर शादाब की परफॉर्मेंस देख लो तो 2022 में जरा मोहम्मद हारिस की बैटिंग भी देख लेना उसी सिडनी के मैच में, पता चलेगा कैसी बैटिंग की थी उसने। तो कहने का मतलब है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट टाइप काइंड ऑफ अ प्लेयर है, सरप्राइज कर देता है अपनी बैटिंग से। अगर आपने कोई हार्ड हिटिंग बैट्समैन, तेज खेलने वाला प्लेयर ही लेना था, तो आप ख्वाजा नाफी की जगह मोहम्मद हारिस को रख सकते थे। उसने पूरे साल खेला है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, और तजर्बेकार है। वर्ल्ड कप में नया बच्चा नहीं जाता, वर्ल्ड कप में तजर्बे वाले प्लेयर जाते हैं, ठीक है। ये वही वाली बात हो जाएगी वो जो संजय मंजरेकर एशिया कप में कह रहा था जब हसन नवाज को हम लेके गए थे, हाफ कुक्ड आर्टिकल है ये पूरी तरह पक्का वही नहीं है। तो फिर आप ख्वाजा नाफे को लेके जाओगे, उसके बारे में भी यही बातें होनी है कि हाफ कुक्ड आदमी है, तो पक्का ही नहीं हुआ वो अभी। जिस बंदे ने अपने मुल्क की पीएसएल पूरी नहीं खेली है, या परफॉर्म नहीं किया, खेली है तो परफॉर्म नहीं किया, वो बंदा जो है वो पाकिस्तान टीम में डायरेक्ट वर्ल्ड कप के अंदर आ गया। तो ये भी पाकिस्तान के अंदर ही हो सकता है। दुनिया की कोई टीम मुझे बता दो जो इस तरीके से किसी नए बच्चे को, पहली चीज आप उसका नंबर खराब कर रहे हो, वो ऊपर का प्लेयर है, आप उसे मिडिल ऑर्डर में घुसे रहे हो, डेब्यू में मिडिल ऑर्डर में डाल लो। और दूसरी चीज, नो बायलैटरल्स नथिंग, सीधा वर्ल्ड कप। या अगर शायद होगा तो एक आधा कोई मैच और मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया से चांस मिलेगा, क्योंकि आपकी पहली 11 खेलेगी उसमें वो होगा ही नहीं, शायद एक आधा मैच, लेकिन वो होगा ही नहीं। तो उस पे फिर मुश्किल से 1-2 मैचेस की बेसिस पे वर्ल्ड कप जाएगा वो सीधा सीधा। कमाल है यार, मतलब कमाल है। मतलब आप एक बंदे को जो एशिया कप में फेल हुआ, उसको बैठ के समझाना मुश्किल हो गया आपके लिए कि आप उसे समझा नहीं सकते, ठीक है, लेकिन एक नया बच्चा डाल देंगे आप, सॉरी, उसको हटाने के लिए। कमाल है यार, इस तरीके से दुनिया में टीमें बनती हैं। आपको अगर 2 विकेट कीपर रखने थे, पहला तो बनता ही उस्मान खान था, वो तो अब हटता ही नहीं है क्योंकि उसने खेल लिए पिछले 3 बायलैटरल्स। दूसरा आपका सीधा सीधा जो है वो बनता था, क्या नाम है, मोहम्मद हारिस बनता था। नहीं खिलाते उसे, मैं नहीं कह रहा चांस दे देते पहले 11 में, पूरे टूर्नामेंट नहीं खिलाते उसे, लेकिन कोई इंजर्ड होता तो वो एंटर हो जाता, और तजर्बा रखता था। वर्ल्ड कप में तजर्बे वाले प्लेयर जाते हैं, नए बच्चे नहीं जाते। खैर बहरहाल ये होगी बात। अब एक और आखिरी चीज है जिसको बस मैं डिस्कस कर रहा हूँ और फिर मैं वीडियो अपनी क्लोज करूंगा। वो ये है कि वर्ल्ड कप ये जो आने वाला है, बाबर आजम के लिए जो है ना, ये वर्ल्ड कप मेक और ब्रेक है भाई। की होंगी पीछे बहुत सेंचुरियां, एवरेज होगी 40, जो भी आप लगा लो हिसाब किताब, रन होंगे, सब कुछ होगी, सब कुछ है, लेकिन ये वर्ल्ड कप में ये खेलेगा एज अ वन डाउन प्लेयर इन T20s। ये वन डाउन प्लेयर जब T20s में खेलेगा तो इसको श्रीलंका की पिचेस का आइडिया होना ज़रूरी था। मुझे ऐसा लगता है कि
बिग बैश को चूज करके और अ, पाकिस्तान में श्रीलंका में जाके ट्राइज नेशन ये जो 3 मैच की सीरीज हुई थी ये ना खेल के बाबर आजम ने बहुत बड़ी गलती करी। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि पहली तो ये कि आपकी पोजीशन पे आके सलमान अली आगा ने एक ऐसी नॉक खेल दी कि अभी सब सर पकड़ के ये सोच रहे हैं कि क्या वो सलमान अली आगा ही था या कोई और था। इतना तेज खेल गया वो। तो 450 के स्ट्राइक रेट से मारा उसने। तो एक तो ये उसने नॉक खेल दी। तो लोग अब डिबेट ये शुरू हो गई है कि यार अगर कोई क्रंच मैच पड़ा बड़े स्कोर का तो बाबर आजम अनडाउन आएगा, बड़ा स्कोर पड़ जाता है, या सलमान अली आगा को आना चाहिए। ये एक डिबेट छिड़ गई। तो पहले तो ये डिबेट का जो वैक्यूम है ये खुद बाबर आजम ने क्रिएट किया, बाबर वहां जाके बिग बैश में। दूसरी बात ये है कि बिग बैश में भी कौन सी इज्जत हो रही है भाई तुम्हारी? बिग बैश में भी तुम्हारी जलालत चल रही है, वहां पर भी हजीमत का सामना है, ठीक है। तो उधर भी आप गुस्सा हो रहे हो, रोप पे जो है अपने बल्ले मार रहे हो, ठीक है। और यहाँ अपने श्रीलंका में श्रीलंकन विकेट्स को टेस्ट ही नहीं किया फॉर द वर्ल्ड कप। ये आखिरी सीरीज थी, बस इसके बाद अब आप जाओगे तो डायरेक्ट पैड शर्ट पहन के ना अपने मैच में उतरना है। शायद थोड़ा बहुत प्रैक्टिस मिल जाएगी जो भी होंगे दिन में, लेकिन उसके अलावा आपने सीधा मैच में उतरना है। तो अब मैच में जाके कैसे परफॉर्म करोगे, कैसे डिलीवर करोगे डायरेक्ट, ये एक सवाल है मेरे लिए। तो बाबर आजम को इस मैं ये टूर्नामेंट, क्योंकि एक होती है ना कि एक चीज, एक स्टोरी होती है जो बिल्ड हो रही होती है। बाबर आजम की स्टोरी कैसे बिल्ड हुई है अभी? बाबर आजम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मैच जितवाया, ठीक है, और रीजनेबल परफॉर्मेंस देता आ रहा है। 30-40 रन, 50 रन, 30-40-50, 30-40-50 कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से जाते हैं ये इस ग्राउंड्स पे कि जी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर दिया, इनको बिग बैश बुला लेती हूँ। बिग बैश में जाके ये परफॉर्म करता है, इसने 3 50 लगाई, ठीक है ना, और किसी में भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं दिया। जो न्यूज़ बन रही है वो यूं बन रही है कि जी रीजनेबल खेला है। ये नहीं कोई कह रहा कि भाई जबरदस्त कर दिया काम, ऐसा कोई नहीं कह रहा बाबर आजम के बारे में। न्यूज़ बन रही है बस, ठीक है, अच्छा खेला है, ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि वहाँ फिन एलन और ये जो कूपर कॉनोली और मिचेल मार्श और ये जो आपके जितने भी प्लेयर हैं, डेविड वार्नर और जितने भी हैं, ये तो बल्ला ऐसे घुमा रहे हैं जैसे बॉल फाड़ देंगे। तो उस कंपेयर टू दैट बाबर आजम की जो हाइप बना रहे थे वो खुद बनाने की कोशिश कर रहे थे, बाबर आजम ने वैसा डिलीवर नहीं किया। प्लस अब उसके ऊपर एक बुराई एक और हो गई कि इस तरीके के इंसिडेंट जो रिजवान के साथ हो गया, बाबर के साथ हो गया, इसने थोड़ी सी बदमजगी और एक तरह का एक गलत परसेप्शन भी बना दिया है इन लोगों का। फॉर ऑल रीजंस ये खुद ही अपने आप को ब्लेम करेंगे, क्योंकि आप खेलते जिस तरीके से हो आपको ब्लेम होना ही है। क्रिकेट आगे जा रही है, आपकी क्रिकेट वहीं फंसी हुई है। फिर आपको वो बुरे लगते हैं जो आपकी क्रिकेट में बुराई कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है फॉर ऑल द राइट रीजंस तनकीद भी सही हो रही है। अब बात सारी ये है कि 10-10 बॉलर ले ले तो यार 9 रन करते हो, 12 रन करते हो, तो कौन 10 बॉलर देगा तुम्हें? तो मिडिल ऑर्डर में खास तौर पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम को ये इस वर्ल्ड कप में जो मौका मिलेगा, ठीक है ना, ही रियली हैज़ टू डिलीवर। पहले 2 मैचेस हमारे जो हैं वो नेदरलैंड और यूएसए से पड़ेंगे, फिर अगला मैच जो है वो इंडिया से आएगा जो कि बिग मैच है। बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए कि हमें डायरेक्ट कोई पहला मैच नहीं मिल गया इंडिया से या दूसरा मैच नहीं मिल गया इंडिया से। बहुत अच्छी चीज़ हो गई है कि आपको पहले नेदरलैंड मिल रही है, फिर आपको यूएसए मिल रही है। मैं कहीं से भी यूएसए को और नेदरलैंड को हल्का नहीं ले रहा भाई, ठीक है ना। ऑन देयर डे वो हमें भी पछाड़ सकते हैं, क्योंकि हम किस मैच बुरा कर दें हमें खुद नहीं पता होता। तो मुझे मैं ये चाहता हूँ कि बाबर आजम इन 2 मैचेस में लीड ले और अपनी परफॉर्मेंस को हाईलाइट करे, क्योंकि आगे के मैचेस इससे ज़्यादा टफ होने वाले हैं। और अगर यहाँ पर बाबर आजम के इन 2 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं निकली, ठीक है, तो और इंडिया में तो मुश्किल ही है, क्योंकि उनके बॉलर्स और ज़्यादा अच्छे आते हैं, बुमराह आ जाता है वगैरह, बॉलिंग अच्छी हो जाती है। तो इंडिया वाला मैच से पहले के जो 2 मैचेस हैं ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें बाबर को परफॉर्म करना है और अपने लिए करना है पहले, टीम तो बाद में, पहले अपने लिए करना है। क्योंकि अगर इसने अपने लिए नहीं किया परफॉर्म, और अगर इंडिया के मैच में भी फेलियर लग गया, विच इज़ लाइकली, 80% लोग यही कह रहे हैं कि हम हारेंगे,
तो अगर ये हमारा 3 मैच का हिसाब किताब रहा कि बाबर की परफॉर्मेंस ज़्यादा खास नहीं आ सकी, तो दिस इज़ बैड न्यूज़ फॉर बाबर आजम इन अपकमिंग टूर्नामेंट्स फॉर T20। शायद इसको फिर ओडीआई और टेस्ट में ही रखा जाएगा, और वर्ल्ड कप में जब बातचीत होती है तो वो बिग बैश वाली नहीं होती। बिग बैश में जब इतनी हो रही है, जब वर्ल्ड कप आएगा तो इसके 10 गुना ज़्यादा मुंह होते हैं, 10 गुना ज़्यादा ज़बानें होती हैं जो उसके बारे में बात करती हैं। और सिर्फ पाकिस्तानी इंडियंस नहीं करते, दुनिया का हर मुल्क करता है। और उस वक्त जो है फिर इसके ऊपर जो एक इसका जो इम्प्रेशन बनेगा कि ये फिट नहीं है T20 के लिए, वो बहुत खतरनाक होगा, डेडली हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है बाबर आजम हैज़ टू डिलीवर दिस वर्ल्ड कप, दिस T20 वर्ल्ड कप फॉर बाबर आजम इज़ अ मेक और ब्रेक वर्ल्ड कप। यहाँ परफॉर्मेंस अगर नहीं निकली तो बाबर आजम के लिए बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है आगे चल के। ठीक है, फिर वही वाली बात आ जाएगी, हम बाबर आजम को सिर्फ इसलिए रखेंगे क्योंकि हमारे पास बैट्समैन कोई नहीं है, यही रीज़न रह जाएगा रखने का। वरना अगर इफ़ यू टॉक अबाउट इंटेंट, जीतना, अच्छी इनिंग्स डिलीवर करना, अगर ये नहीं कर सका बाबर आजम, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कंटिन्यू इन T20s। ये उसको एक मौका मिल गया जो उसने अपनी थोड़ी फॉर्म बहाल की है आगे जाके परफॉर्म करने के लिए। लेकिन ये अगर यूटिलाइज ये इस फॉर्म को भी अगर ये यूटिलाइज नहीं कर सका वर्ल्ड कप के अंदर, तो फिर देयर विल बी प्रॉब्लम्स फॉर हिम। तो ये बस मेरी वीडियो आज यहीं तक है। वीडियो लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर, अल्लाह हाफिज़।